गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज होम साइंस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फूड्स एंड न्यूट्रिशन पेपर के अंतर्गत मैक्रोन्यूट्रिएंट सीरीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो आधारभूत जानकारी थी वो हमने प्राप्त की थी पिछली क्लासेस में, और अब आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शंस, अर्थात उसके वर्गीकरण और उसके कार्यों के बारे में। तो एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार को समझें, उसके वर्गीकरण को हम समझें तो उसको अनेक वर्गों में अनेक आधारों के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कैसे हम कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है भौतिक विशेषताओं के आधार पर। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसके आधार पर हमने दो प्रमुख भागों में कार्बोहाइड्रेट को बांटा है, शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं यानी कि शुगर, अशर्कराएं नॉन शुगर। अब हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, शर्करा की ही यूनिट है, लेकिन इसमें कुछ शर्कराएं होती हैं जो कि मीठी होती हैं, शुगर्स प्योर शुगर्स होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई फल खाते हैं तो उसमें मीठी शर्करा है, या किसी भी प्रकार की चीनी, गुड़ या शहद, इस प्रकार की चीज़ें आहार में ले रहे हैं, ये किसका उदाहरण है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत शर्करा, शुगर का उदाहरण हो गया। लेकिन कुछ, क्योंकि ये स्वाद में मीठी है इसलिए शर्करा है। और दूसरी कौन सी होती है, अशर्कराएं, नॉन शुगर। यानी कि आप रोटी खा रहे हैं, चावल या जौ, बाजरा, ये सब अशर्करा के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर शुगर की यूनिट नहीं है, शर्करा की इकाई नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्वाद में मीठी नहीं होती इसीलिए इन्हें अशर्कराएं कहा गया है। एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले शर्कराएं। शर्कराएं क्या होती हैं? शर्कराएं जो स्वाद में मीठी होती हैं, प्रकृति में बहुत व्यापक रूप से विद्यमान होती हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन सी चीज़ों में शर्कराएं होती हैं? फल, सब्जियां, शहद, गुड़, शक्कर। यानी जिसे खा के आपको मीठे स्वाद का अनुभव हो वो इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। जल में घुलनशील होती हैं और रवेदार होती हैं। जल में घुलनशील से क्या मतलब है? पानी में अगर आप इसको मिलाएंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, बिल्कुल एक सार हो जाएगी और उसका स्वाद पानी में मिल जाएगा। और अगर उसी पानी को आप वापस पकाएंगे, जैसे कि हम चाशनी को अगर पकाते हैं, उसे गाढ़ा करते हैं, तो क्या होता है, लास्ट में हमें उसके क्रिस्टल्स, रवे मिलते हैं। तो ये दोनों विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं शर्करा यूनिट में अंतर्गत होती हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत होती है कि ये जल में घुलनशील होती हैं और ये रवेदार होती हैं। दूसरी कैटेगरी अशर्कराएं। अशर्कराएं यानी कि जो स्वाद में थोड़ी फीकी सी होती हैं, तो ये एक पाउडर के समान होती हैं, स्वाद रहित होती हैं, इसमें टेस्ट नहीं आएगा। जैसे कि अगर आटे को ऐसे ही चखा जाए तो वो उसमें कुछ टेस्ट नहीं आएगा, स्वाद नहीं होता है। अशर्कराएं जल में अघुलनशील होती हैं। जल में अघुलनशील क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ये जम जाएंगी, कोएगुलेट हो जाएंगी। अगर आपने किसी भी प्रकार के अरारोट को पानी में घोला तो क्या होगा, वो उसके अंदर घुलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, उसके गुठलियाँ बन जाएंगी। पेड़ पौधे इनकी प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं। जितने भी, जैसे कि आलू हम ले रहे हैं तो उसमें स्टार्च है जो अशर्करा का उदाहरण है। अरबी के अंतर्गत भी स्टार्च है, या और किसी भी मक्का के अंतर्गत स्टार्च होता है। तो ये अलग अलग उदाहरण मैंने आपको बताए अशर्कराओं के, जो कि टेस्टलेस होती हैं, स्वाद रहित होती हैं और पानी में घुलती नहीं हैं। फिर इनका कोई आकार नहीं होता। इनमें शर्करा की कई इकाइयाँ होती हैं, इसलिए इनका अणुभार अधिक होता है। शर्करा की यूनिट्स होती हैं क्योंकि ये डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आएगी, इसीलिए शर्करा की इसमें 2 या 2 से अधिक यूनिट्स एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसका सूत्र C6H6O5 होता है
और इसका कोई आकार नहीं होता, इसके रवे नहीं बन सकते। रवे यानी कि क्रिस्टल्स नहीं बन सकते इसके। यानी कि अगर आपने इसको पानी में मिक्स करने की कोशिश की और उसके बाद उसे गैस पे चढ़ा के उसे उस पे आँच पे पका रहे हैं तो क्या बनेगा? उसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे बल्कि एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। अनाज, दाल के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके, इनके भीतरी भाग में ये पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा शर्करा, अशर्कराएँ 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं भौतिक विशेषताओं के आधार पर। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम फिर 3 कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं। इसके बारे में एक परिचय मैंने अपने पिछली क्लास में दिया था। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम इसको समझ चुके हैं। मोनोसेकेराइड यानी कि सबसे सरलतम रूप है ये कार्बोहाइड्रेट का, और जिसमें शर्करा की एक यूनिट या एक इकाई लगी हुई होती है। तो जिस पर शरीर के पाचन अंग का कोई एंजाइम विभाजन की क्रिया नहीं कर पाता और रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है जिस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित किया जाता है। मोनोसेकेराइड 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस सेकेराइड। मोनो यानी एक, सेकेराइड यानी शर्करा। तो शर्करा की यूनिट लगी है और एक यूनिट लगी है, इसीलिए इसका नाम दिया है मोनोसेकेराइड। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले मोनोसेकेराइड्स हेक्सोस होते हैं। हेक्सोस यानी कि 6 अणु लगे हुए हैं। हेक्सोस इसीलिए कहा है, शुगर के 6 मॉलिक्यूल्स लगे हैं इसके अंतर्गत। और मोनोसेकेराइड जो पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, उसमें 6 कार्बन के अणु होते हैं। मोनोसेकेराइड्स को इसके विभाजन में आगे हम नहीं जाएंगे, अगर इसके उदाहरण समझना आवश्यक है। मोनोसेकेराइड्स के उदाहरण के रूप में हम 3 उदाहरण जो याद भी रहने चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। यानी कि ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जिस रूप में हमारे शरीर में अवशोषित होती है, ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 6 शुगर की यूनिट्स हैं इसमें, 6। फिर फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज फ्रूट शुगर या फल शर्करा के नाम से जाना जाता है, और जितने भी फल हैं, मीठे फल हैं, उसमें ये मिलता है। शहद में भी काफ़ी प्रतिशत फ्रक्टोज की होती है। तो ये भी शीघ्रता से ग्लूकोज का ही एक तरीके से रूप है, क्योंकि बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या, इसका जो केमिकल, जो रासायनिक सूत्र है, वो भी ग्लूकोज का फ्रक्टोज के समान ही है, दोनों का सेम है। तीसरा है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज स्वतंत्र रूप से तो नहीं पाया जाता, लेकिन दूध में होता है लैक्टोज, और लैक्टोज जब विखंडित होता है, टूटता है, उसका पाचन होता है, तब गैलेक्टोज का निर्माण होता है। डाइसेकेराइड्स के अंतर्गत 2 सिंपल शुगर्स जुड़ी हुई हैं। जब मोनोसेकेराइड के 2 अणु आपस में घनीभूत होकर क्रिया के द्वारा मिलते हैं तो एक अणु जल, एक अणु डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। ये जल में घुलनशील है और इसके रवे बनाए जा सकते हैं। तो शुगर है इसमें जुड़ी हुई, इसके रवे भी बन सकते हैं। ये कम मिठास युक्त होती है। जो मोनोसेकेराइड होंगे वो बिल्कुल मीठे होंगे, लेकिन डाइसेकेराइड्स में मिठास उसके तुलना में कम होगी। 2 अणु ग्लूकोज आपस में मिलकर एक अणु माल्टोज बनाते हैं, और उसी प्रकार से एक अणु ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर एक अणु लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो पोषण की दृष्टि से क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इसको अगर हम समझें तो सुक्रोज में जब जल जुड़ेगा, जल के साथ क्रिया करेगा, और ये हमारे अमाशय में क्रिया होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो अमाशयिक रस होता है, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पाचक रस जिसे हम कहते हैं, तब ये सुक्रोज टूटेगा और क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
फिर इस प्रकार से, और इसकी ये किसकी उपस्थिति में ये कार्य संपन्न होता है? एक एंजाइम होता है होती है जो सुक्रोज पे क्रिया करती है, जिसका नाम है सुक्रेज। इसी प्रकार से स्टार्च जो होता है, स्टार्च भी जब टूटता है तो माल्टोस बनता है। और माल्टोस क्या है? माल्टोस डाइसैकेराइड है, लेकिन स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। तो माल्टोस कब बनेगा? जब स्टार्च के ऊपर एमाइलेज नाम की एंजाइम क्रिया करेगी, तब माल्टोस का निर्माण होगा। ठीक है। और इसी प्रकार से लैक्टोज, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि दुग्ध शर्करा होती है, और ये इसका भी विखंडन होता है और इससे ग्लूकोज बनता है। अब अगर हम देखें तो डाइसैकेराइड क्या है? डाइसैकेराइड एक इंटरमीडिएट, एक बीच का प्रोडक्ट है, एक बीच का यौगिक है। जब पॉलीसैकेराइड का पाचन हो रहा है शरीर में, तब डाइसैकेराइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज जो दूध में जो मिल्क शुगर होता है, वो भी जल के साथ क्रिया करेगा। किस एंजाइम की उपस्थिति में? लैक्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। और उससे क्या बनेगा? दो चीज़ बनेगी, ग्लूकोज जैसा मैंने आपको बताया, और दूसरा बनेगा गैलेक्टोज। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं संपन्न होती है, और ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में डाइसैकेराइड बनता है। और अगर हम इसके पाचन की बात करें, फिर ये क्रिया करके एंजाइमेटिक क्रिया के बाद ये मोनोसैकेराइड में परिवर्तित होगा। पॉलीसैकेराइड के बारे में, पॉली यानी कि ज़्यादा, कई यूनिट शुगर की जुड़ी हुई हैं। तो पॉलीसैकेराइड कई जटिल कार्बोस पदार्थों का समूह है जो जल में अघुलनशील तथा स्वाद में मीठे नहीं होते, फीके से होते हैं। तो वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पेक्टिन आदि आते हैं, और इसका गुण पौधों की वृद्धि और विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी होता है। स्टार्च एक संग्रहित रूप है जिसमें पौधे अपना खाना जो संग्रहित करते हैं और उससे ऊर्जा पाते हैं। तो यदि स्टार्च जल में अधिक घुलनशील होता है तो पौधे इसका संचय नहीं कर पाते, और इसीलिए पोषण की दृष्टि से अगर हम देखें तो पॉलीसैकेराइड में कई चीज़ें हैं, जैसे कि स्टार्च है, डेक्स्ट्रिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ये सभी उदाहरण हैं। ग्लाइकोजन के बारे में भी मैंने बताया था, एक इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड जो हमारे शरीर में जाके शरीर में जितनी भी अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, उसके रूप में संग्रहित हो जाती है। ये कुछ इस चित्र में आप देख रहे हैं कि अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, भोज्य स्रोत हैं, आहारीय स्रोत हैं, जिसमें कि हमें कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न रूप देखने के मिल रहे हैं। किसी में सरल, किसी में स्टार्च, किसी में एकदम, जैसे कि बनाना है, बनाना एक एनर्जी देता है तुरंत ही। इसमें कार्बोहाइड्रेट का ये एक सरल लेकिन अच्छा रूप है, उत्तम रूप है, जो कि शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। इसमें फ्रूट शुगर है, फ्रक्टोज है। ठीक है। आलू जिसमें कि स्टार्च है, रोटी, पाव, इसमें भी स्टार्च है। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख कार्य। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या काम होते हैं, किस लिए ये महत्वपूर्ण है, इसको देखें तो सबसे पहला काम है कि ये ऊर्जा प्रदायक है। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है। अगर किसी भी कार्य को, किसी भी गतिविधि को संपन्न करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स या ऊर्जा हमारे शरीर को मिले। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब बर्न होता है तो उससे 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और शरीर के सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, तात्कालिक आवश्यकता के लिए उपयोग किया जाता है, और इसका थोड़ा भाग ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित किया जाता है, और कुछ भाग ऊतक में वसा के रूप में संग्रहित होता है। तो एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है।
दूसरा प्रमुख कार्य जो कार्बोहाइड्रेट कर रहा है वो प्रोटीन को बचाने वाला कार्य है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो क्या होता है, तो प्रोटीन को आगे आना पड़ता है और शरीर को ऊर्जा देने का काम करना पड़ता है। तो ऊर्जा के बिना शरीर चल नहीं सकता, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की कमी अगर हमारे डाइट में है तो क्या होगा, जो भी हम खा रहे हैं उसमें से प्रोटीन एनर्जी में परिवर्तित होने का काम करने लगेगा। और प्रोटीन बिल्कुल उसी प्रकार से कि एक साधारण से काम करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपने कुशल कारीगर को उस साधारण कार्य को संपन्न करने में लगा दिया, तो उससे क्या होगा, जो क्वालिटी काम है, जो बारीकी वाला काम है, जो वो कारीगर करता वो नहीं होगा, वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो फिर साधारण काम को करने में लग जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन बोलते हैं। और प्रोटीन हमारे शारीरिक निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए जब प्रोटीन खाली नहीं है, फ्री नहीं है कि वो शरीर में निर्माण का काम कर सके, और वो मुख्य रूप से एनर्जी देने का काम करता है। और हमारे शरीर को एनर्जी तो आवश्यक रूप में चाहिए, तो ऐसी स्थिति आने पे क्या होगा, शारीरिक विकास बाधित होगा। फिर भोजन के स्वाद में वृद्धि करता है। हम कार्बोहाइड्रेट के बिना भोजन को के बारे में सोचें तो शायद स्वाद हमें नहीं आएगा, कि आप सब्ज़ी है या दाल है, वो दाल में भी कार्बोहाइड्रेट है, तो केवल सब्जियां खा के व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता, तो क्या चाहिए उसे, साथ में रोटी या चावल या किसी भी प्रकार का ऐसा अनाज चाहिए जो भी खाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो भोजन में स्वाद में वृद्धि करता है कार्बोहाइड्रेट, और वसा का उपचयन करता है। प्रत्येक आहार में कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा अनिवार्य होती है, और ताकि वसा का उपचयन सामान्य रूप में हो सके। यदि कार्बोहाइड्रेट को तीव्रता से प्रतिबंधित किया जाए, बिल्कुल ही आप नहीं ले रहे कार्बोहाइड्रेट, तो जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ी से होने लगेगा, और शरीर में कई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यानी कि कई मध्यवर्ती उत्पादन हो जाएंगे, जिसको कीटोन्स, कीटो बॉडीज़ कहते हैं। तो वो कीटोसिस में हमारा शरीर चला जाएगा, वो भी स्थिति अच्छी नहीं होती। फिर लैक्टोज होता है जो कि दूध में होता है, और दूसरी चीनी के पदार्थों की तुलना में कम घुलनशील होता है, और आंतों में अधिक देर तक रहता है। इससे जो जीवाणु होते हैं हमारे आंतों में, जो कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के संश्लेषण में सहायता देते हैं, वो कैल्शियम के उपयोग और अवशोषण में भी सहायता देते हैं। तो उनके लिए ये डाइट का काम करता है, आहार का काम करता है। अगला पॉइंट देखें, आहार को परिमाण प्रदान करना। जो वॉल्यूम है ना, वो हमारे शरीर हमारे खाने का कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। रोटी है, चावल है, उसके बिना अगर हम अपनी थाली को देखें तो खाना बहुत ही हल्का और अधिक देर तक ऊर्जा देने वाला नहीं रहेगा। तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड्स, जो कि शरीर में कोई न्यूट्रिशन नहीं देते, कोई पोषण नहीं देते, जैसे कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स, ये सभी फलों में, सब्जियों में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी आहार को वेट देते हैं, वज़न देते हैं, परिमाण देते हैं, वॉल्यूम देते हैं, यानी कि आयतन देते हैं। ये अपचनीय हैं। आमाशय और आंतों के मार्ग की पुरस्चरण क्रियाओं को उत्तेजित करके आंतों में अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को सफल बनाते हैं। तो यानी कि शरीर में से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके निष्कासन के लिए ये रेशे, ये फाइबर ज़रूरी होते हैं। और इसके अलावा फाइबर जो है वो पानी को सोखने की क्षमता उसकी होती है अधिक, इसीलिए आंतों में वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इस वजह से जो क्या कहें कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से निष्कासित हो पाता है। फिर अगला है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसा अभी हमने बात की, और कैल्शियम के संश्लेषण में सहायक होता है। फिर यही फाइबर जो हमने अभी बात की, कोलेस्ट्रॉल के साथ कंबाइन करके मिलकर यौगिक का निर्माण करता है और उसको शरीर से निष्कासित करता है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो शरीर में बढ़ने नहीं पाता, और साथ ही साथ नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य में भी ये सहायक होता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक
पोषक तत्व है। और अगर हम पोषक तत्वों की लिस्ट में देखें तो हमारे आहार का एक मेजर हिस्सा है। हमारे आहार में काफ़ी हिस्सा 60 to 70% हम 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हम देखें तो अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं इसमें, जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, साबूदाना, जितने भी प्रकार के अनाज हैं, फिर जितने भी बेकरी उत्पादन हैं, आप बिस्किट, ब्रेड, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। दाल, टमाटर में भी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर होती है उसके अंदर का, साबूदाना, रतालू, सूखे मेवे। इसके अलावा मीठी चीज़ों में जितने भी मीठी हैं, जैसे कि चीनी है, गन्ना, गुड़, शहद, टॉफ़ी, जेली, ये सब, या अंगूर, मौसमी, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। और सेल्यूलोज, जो कि अनाज, फलों और सब्जियों के अंतर्गत पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? फल जो हम खाते हैं, किनोआ होता है, एक प्रकार का अनाज होता है। हम मान सकते हैं कि हमारे लिए जो सहर्ष उपलब्ध अनाज है, जैसे कि गेहूँ, चावल, वो बिल्कुल उचित हैं उपभोग के लिए। चावल में ब्राउन राइस भी होते हैं जिसमें कि रेशे फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। जितनी भी प्रकार की दालें हैं, लेंटिल्स बोलते हैं। फिर ये आपके फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, या जितनी भी होल व्हीट चीज़ें, जैसे कि ब्राउन ब्रेड है, तो वो कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी स्रोत हो सकती है। फिर शकरकंदी, स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं, वो भी एक अच्छा है। ओटमील जो कि ओट्स होते हैं, जितने भी प्रकार की बीन्स हैं, साबुत राजमा, छोले, इस प्रकार की चीज़ें। फिर होल व्हीट पास्ता से क्या मतलब है? जो साबुत, जिसमें रिफाइंड नहीं है, यानी कि गेहूँ, सूजी या इस प्रकार की चीज़ों को बनाया जाता है। और जो ग्रेन होता है, जो दाना होता है, उसका बाहरी कवर जो होता है, ब्रैन जिसे बोलते हैं, वो बाहरी आवरण, उसके अंदर महत्वपूर्ण एंजाइम होती है जो उस ग्रेन को, दाने को पचाने में सहयोग देती है। तो इसलिए जो भी हम होल व्हीट की चीज़ें ले रहे हैं, जिसमें कि उसका बाहरी छिलका भी उपयोग में आ रहा है खाद्य पदार्थ को बनाने में, वो अच्छा स्रोत है। सीरियल, अनाज। अब दैनिक आवश्यकता क्या है? प्रस्तावित दैनिक आहार्य आवश्यकता, इसको कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। कार्बोहाइड्रेट के लिए किसी निश्चित मात्रा की प्रस्तावना नहीं की गई है, लेकिन फिर भी जितनी हमारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसका 60 से 70% हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में विशेष रूप से फाइबर अधिक मात्रा में हमारे आहार में सम्मिलित होना चाहिए। अगर फाइबर की कमी होती है तो पाचन तंत्र से संबंधित कुछ इल इफ़ेक्ट्स हमें देखने में मिल सकते हैं, जैसे कि कब्ज हुआ या आंत का कैंसर। अगर लंबे समय तक ये सब समस्याएं चलती हैं कि हमने आहार में कार्बोहाइड्रेट को नहीं सम्मिलित किया, रेशे उचित मात्रा में नहीं सम्मिलित किए, तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत आ सकता है। तो मुख्य रूप से हम देखें तो जो भी हम खाना खाएं, हमारे उस भोजन की 60% करीब आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट से पूर्ण होनी चाहिए। तो आज हमने जाना कार्बोहाइड्रेट कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे शरीर के लिए, कितना महत्वपूर्ण कार्य वो संपादित करते हैं, और अगर हम देखें तो कौन कौन से उत्तम स्रोत हैं जिन्हें हम आहार में सम्मिलित करके कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को भी हमने समझा कि अलग अलग कैटेगरीज में कैसे ये विभाजित होता है। धन्यवाद।